नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। और दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं आप जैसा कि जापान के अंदर सुनामी का पूरी तरह से खतरा मंडरा चुका है। बड़ी बड़ी लहरें वहां पर उठ रही है क्योंकि जापान के अंदर भूकंप आया है और काफी ज्यादा मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है। पूरी जानकारी यहां पर लेंगे। उससे पहले अगर यहां पर देखें तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में एक तरफ आपको जापान में इस तरह की वीडियोस दिखेंगी जहां पर जमीन में हलचल हो रही है, कहीं पानी में जापान के अंदर भूकंप आया है। वहीं पर आपको अभी रिसेंट जो खबर आई है दोपहर में, यहाँ पर जापान के अंदर, यानी कि वहां पर रात हो रही है, यहाँ पर दोपहर में खबर आई है कि जापान के अंदर आपको प्लेन क्रैश इस तरह से देखने को मिलेगा। हालांकि ये प्लेन जो था रनवे पर ही था और इसके अंदर किसी कार्गो प्लेन से टकराने की वजह से इसमें आग लग गई है। सभी पैसेंजर्स को यहाँ पर इवैक्यूएट कर लिया गया है सेफली। 300 से 400 पैसेंजर्स थे, उनको यहाँ पर सेफली इवैक्यूएट कर दिया गया है। तो जापान इस समय काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। क्राइसिस से जापान जूझ रहा है। कई मल्टीपल क्राइसिस का सामना जापान को करना पड़ रहा है। और उस बीच कुछ यहाँ पर आपको पक्षियों के द्वारा, जानवरों के द्वारा अलग बिहेवियर शो करते हुए खबर ऐसी आएगी जिससे ये लिंक किया जाता है कि जानवरों को या पक्षियों को इनका जो स्ट्रेंज बिहेवियर ऑब्जर्व किया गया है, इससे ऐसा पता चलता है जैसे इनको आने वाली जो आपदाएं होती है, खास तौर पर जमीन के नीचे, जैसे कि भूकंप, इसकी जानकारी पहले मिल जाती है। कई पक्षियों में इस तरह का स्ट्रेंज जो बिहेवियर है उसे रिकॉर्ड यहाँ पर किया गया है अलग अलग तरीकों से। इसको सेपरेट वीडियो में हम यहाँ पर डील करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखते हैं जापान के अंदर जो अर्थक्वेक्स आए हैं उनको। अगर आप यहाँ पर देखें, इस बार का जो अर्थक्वेक है, ये जो अर्थक्वेक यानी कि भूकंप जो जापान में आया है, ये 7.6 मैग्नीट्यूड का है। और ये न्यू ईयर वाले दिन जापान को इसने हिट किया है और जापान के लिए आप समझ सकते हैं काफ़ी मुश्किल समय ये रहा होगा। जापान के अंदर यहाँ पर आप लिस्ट देखें तो 2021 से 2024 तक लगभग आपको 6 भूकंप देखने को मिलेंगे, 6 अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। और इन सभी अर्थक्वेक में देखिए, 2021 में 13 फरवरी को जो भूकंप आया था 7.1 मैग्नीट्यूड का। दोस्तों, 7.1 मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा है। अगर इंडिया जैसे शहर में या कहीं पाकिस्तान और साउथ एशियन कंट्री में अगर ये 7 के मैग्नीट्यूड का भूकंप आ जाए तो बहुत हज़ारों लोग यहाँ पर अपनी जान दे बैठेंगे। क्योंकि गुजरात का जो भूकंप था वो भी 7 मैग्नीट्यूड का नहीं था, वो भी 6 की रेंज में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक व्यक्ति की डेथ यहाँ पर रिकॉर्ड की गई थी। उसके अलावा अगर देखें 7 मैग्नीट्यूड का 2021 में फिर आता है। 2021 में ही अक्टूबर में 5.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है, 0 कैजुअलिटी, यहाँ पर 4 कैजुअलिटी। 7.3 2022 के अंदर और 6.2 2023 के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 7, 7, 7 और 7, 6 में से 4 भूकंप पिछले 2 सालों के अंदर जापान में जो आए हैं वो 7 से ऊपर मैग्नीट्यूड के भूकंप आपको देखने को मिलेंगे। तो एक सवाल ये खड़ा होता है कि जापान के अंदर भूकंप आखिर इतने ज़्यादा क्यों आते हैं, क्यों जापान इतने सारे भूकंप झेलता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है, आप देख सकते हैं जापान के अंदर जो कैजुअलिटीज़ हैं इन भूकंप इतने हाई मैग्नीट्यूड के बावजूद भी यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कैजुअलिटीज़ बहुत कम है, डेथ, नंबर ऑफ डेथ्स बहुत कम है। इसका मतलब जापान का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्लानिंग है वो काफ़ी बेहतर है और भूकंप के हिसाब से इन्होंने अपनी डिजास्टर प्लानिंग की हुई है। हालांकि इस मुद्दे को सेपरेटली डील करेंगे। यहाँ पर हम फोकस करने वाले हैं कि जापान में आखिर इतने भूकंप आते क्यों हैं, वो भी इतने ज़्यादा बड़े मैग्नीट्यूड के। अभी जो 2024 का पहले ही दिन भूकंप आया है वो 7.6 मैग्नीट्यूड का है। 48 लोगों की अभी तक ऑफिशियली पता चल चुका है कि 48 लोग अपनी जान दे बैठे हैं, यहाँ पर उनकी जान जा चुकी है। ये आंकड़ा अभी बढ़ सकता है क्योंकि जो क्राइसिस है अभी जापान में ये चल रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये जो भूकंप है इससे अभी और कैजुअलिटीज़ बढ़ सकती हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे इससे भी बड़ी एक क्राइसिस, जापान ने जो सबसे बड़ी क्राइसिस देखी है वो देखी है 2011 के अंदर। 2011 के अंदर जापान के अंदर 9.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। और इस तरह से जापान से चलकर ये भूकंप शुरू हुआ था। समुद्र में जो उसकी लहरें थी, ठीक है, ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका तक ये गई थी, ठीक है। जापान में ये जब भूकंप हिट करा था तो समुद्र के अंदर सुनामी आती है और ये लहरें 10 से 11 फुट की लहरें कैलिफोर्निया को हिट करती है यूएस के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कितनी भीषण, कितना भारी ये भूकंप जापान के अंदर हिट करा होगा। 9.1 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप था और लगभग 19,000 लोग इसके अंदर मारे गए थे, ठीक है। 19,000 लोग इसमें मारे गए थे। और इसी के साथ एक और क्राइसिस यहाँ पर हुआ था और वो था फुकुशिमा डिजास्टर।
जापान के फुकुशिमा में यहाँ पर आपको न्यूक्लियर रिएक्टर देखने को मिलेगा जो कि बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इस भूकंप की वजह से ये रिएक्टर डैमेज हो गया था, इसमें कई एक के बाद एक ब्लास्ट हुए और जो पानी था रेडियो एक्टिव जो पानी था वो रेडियो एक्टिविटी वाले जो एलिमेंट है उनसे मिक्स हो गया था और पानी भी यहाँ पर कंटेमिनेट हो गया था रेडियो एक्टिविटी से। और उसकी वजह से जो पानी कंटेमिनेट हुआ फुकुशिमा डिजास्टर के दौरान, उस पानी को अभी तक स्टोर किया गया था और अब इस पानी को यहाँ पर जापान ने रिलीज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है यानी कि IAEA, इसके हिसाब से जापान के अंदर जो ये पानी स्टोर्ड है अब इसको आप कंट्रोल्ड वे में धीरे धीरे रिलीज करना शुरू कर सकते हैं। और 2024 में, अब यानी कि 2023 के एंड से ही जापान इस पानी को रिलीज करना शुरू कर चुका है, 24 में और रिलीज करेगा और 30 सालों में धीरे धीरे ये जो रेडियो एक्टिव पानी है इसको पैसिफिक ओशन में बहा दिया जाएगा धीरे धीरे जापान के द्वारा कंट्रोल्ड वे में। तो जापान में आप देख सकते हैं 2011 का ये जो भूकंप था बहुत ज़्यादा खतरनाक ये भूकंप था और ये भी जापान से ही इसका ओरिजिन आपको देखने को मिलेगा। इसका ओरिजिन जापान से होता है और फिर इसके द्वारा जो उठी लहरें होती हैं समुद्र में वो आपको अमेरिका तक जाती हुई यहाँ पर नजर आएंगी इस तरीके से, ठीक है। अब अगर यहाँ पर बात करें, ठीक है, ये हमने बात करी जापान के अंदर भूकंपों की। इस तरह के जो भूकंप हैं इनको किस तरह से कैटेगराइज किया है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। लगभग 2.5 मैग्नीट्यूड जो होता है रिक्टर स्केल पर या उससे कम, इससे कुछ ज़्यादा यहाँ पर आपको नुकसान नहीं देखने को मिलता है। और जापान के अंदर 3 से 4 के बीच में, जो 3 से 4 रिक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड का भूकंप है, ऐसे झटके जापान में साल में पता नहीं कितनी बार आते हैं, 50 बार, 2 महीने में 3 महीने में 50 बार ऐसे भूकंप 2-3 मैग्नीट्यूड के तो जापान में चलते ही रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें 7 से 7.9 यानी कि जो इस कैटेगरी का भूकंप है ये एक मेजर अर्थक्वेक की कैटेगरी में आपको मिलेगा और ये सीरियस डैमेज यहाँ पर पहुंचा सकता है। उसके अलावा अगर 8 से ऊपर का मैग्नीट्यूड का अगर आप भूकंप देखते हैं तो ये ग्रेट अर्थक्वेक होता है और ये कंप्लीटली जो एपिसेंटर यानी कि भूकंप का जो पॉइंट है उसके पास, ठीक है, भूकंप का जो पॉइंट है अगर आपको पता होगा ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, अगर ये धरती की सतह है, सरफेस है, यहाँ पे अगर मान लीजिए धरती के नीचे इस पॉइंट पे भूकंप ओरिजिनेट हुआ है तो इसको हम कहते हैं हाइपोसेंटर, इसको हम कहते हैं हाइपोसेंटर। और बिल्कुल इसका जो नियरेस्ट पॉइंट सरफेस पे होता है इसको कहते हैं एपिसेंटर, ठीक है। तो एपिसेंटर याद रखेंगे, भूकंप वहां से ओरिजिनेट नहीं होता है, भूकंप ओरिजिनेट होने वाले पॉइंट से सबसे जो नियरेस्ट पॉइंट होता है सरफेस पर उसे एपिसेंटर कहते हैं। तो कहता है अगर 8 से ऊपर मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है तो एपिसेंटर के आसपास अगर कोई कम्युनिटी रह रही है, जो लोग रह रहे हैं, वो कंप्लीटली यहाँ से वाइप आउट हो सकते हैं, यानी कि उनका पूरी तरह से सफाया हो सकता है। तो इस तरह से भूकंप को कैटेगराइज किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि 2011 का जो भूकंप था जो 9 रिक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड का दिखेगा, ये कितना ज़बरदस्त था। इसमें लगभग 19,000 लोग अपनी जान गंवा चुके थे, 19,000 लोग यहाँ पर मारे गए थे। इसके अलावा अगर बात करें कि जापान में आखिर इतने भूकंप आते क्यों हैं, आंकड़ा भी हमने देख लिया, डेटा भी यहाँ पर देख लिए। अब अगर बात करें कारण की, तो जापान के अंदर भूकंप इसलिए आते हैं क्योंकि पूरी धरती को अगर आप देखेंगे तो पूरी धरती को जो सीस्मिक एक्टिविटी है, ठीक है, अर्थक्वेक के हिसाब से और जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है उसके हिसाब से देखें तो पूरी धरती को 7 मेजर प्लेट्स में डिवाइड किया गया है। इन प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, ठीक है। ये धरती का जो अपर सरफेस होता है, ठीक है, धरती का अपर सरफेस यानी कि लिथोस्फीयर और अपर मेंटल को मिलाकर एक धरती के ऊपर की सबसे ऊपरी जो सतह होती है इसको एक टेक्टोनिक प्लेट्स में इस तरह से डिवाइड किया गया है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार, ठीक है, मोल्टन लावा यानी कि एस्थेनोस्फीयर उसे कहते हैं, इसके ऊपर लगातार मोशन में रहती हैं, ट्रैवल करती रहती हैं, एक दूसरे से कोलाइड करती रहती हैं। ट्रैवल का मतलब ये नहीं बहुत लंबी लंबी दूरी तय करती हैं, मतलब अपनी पोजीशन से लगातार धीरे धीरे कुछ सेंटीमीटर हर साल, कुछ मिलीमीटर हर साल मूव करती रहती हैं और एक दूसरे की तरफ बढ़ती रहती हैं। ऐसे में कुछ प्लेट्स के बीच में यहाँ पर टक्कर होती है, जैसे यूरेशियन प्लेट है जो कंप्लीट एशिया और यूरोप को कवर करती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको अलग और प्लेट्स दिखेंगी। इसी तरह से जापान को अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो जापान आपको पैसिफिक प्लेट, ठीक है, पैसिफिक प्लेट और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, पैसिफिक प्लेट जो कि फिलीपीन प्लेट का ही पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर फिलीपीन प्लेट जो है पैसिफिक प्लेट के अंदर ही आती है। फिलीपीन एक माइनर प्लेट है और उसके अलावा यहाँ पर पैसिफिक प्लेट।
फिलीपीन प्लेट और पैसिफिक प्लेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जापान से लगती है, ठीक है। फिलीपीन और पैसिफिक प्लेट जापान से आपको लगती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर क्योंकि इनकी टक्कर यूरेशियन प्लेट से हो रही है, ठीक है, फिलीपीन और पैसिफिक प्लेट की टक्कर यूरेशियन प्लेट से हो रही है, और इसी वजह से ये जो टक्कर होती है प्लेट्स की, ऐसे में क्या होता है, ऐसे में यहाँ पर एक कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होती है, दूसरी यहाँ पर आपको ओशियनिक प्लेट दिखेगी, ठीक है। तो लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर यहाँ पर नीचे दिख रहा है, प्लेट मूव कर रही है। यहाँ पर कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यहाँ पर ओशियनिक प्लेट है। ये ओशियनिक प्लेट जब टकराएगी कॉन्टिनेंटल प्लेट से, तो ये टकराने के बाद नीचे की तरफ जाएगी, और नीचे की तरफ जाएगी तो फिर से दोबारा मोल्टन लावा में बन जाएगी। ऐसे में यहाँ पर दो चीजें होती हैं, लगातार टक्कर चलती रहती है। कई बार इस टक्कर में कुछ एक्टिविटीज देखने को मिलती है, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम भूकंप या फिर अर्थक्वेक कहते हैं। और ये अर्थक्वेक कहाँ पर आपको मिलेगा, जहां पर टक्कर चल रही है लगभग उस पॉइंट पर आपको अर्थक्वेक ज्यादा मिलेंगे। दूसरी चीज, इस होने वाली टक्कर से मोल्टन लावा ऊपर आता है और ज्वालामुखी की फॉर्म में फटता है। और ज्वालामुखी भी आपको ऐसे ही रीजन्स में दिखेंगे। और होता क्या है, ज्वालामुखी के फटने से भी कई बार भूकंप आता है। तो भूकंप आपको टक्कर होने वाली दो प्लेट का जो पॉइंट है, जहां पर दो प्लेट मिल रही हैं, यहां पर आपको मिलेगा। और जापान को अगर देखें तो जापान की पोजीशन कहाँ मिलेगी, यूरेशियन प्लेट और फिलीपीन और पैसिफिक प्लेट के बीच में यहाँ पर आपको जापान टक्कर होती हुई दिखेगी, वहां आपको जापान दिखेगा। और ये जो रीजन है, ये पूरा रीजन वो है जहां पर आपको इन प्लेट्स के द्वारा टक्कर चलती हुई मिलेगी। और इस पूरे रीजन को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से कहा जाता है। और यहाँ पर भूकंप आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पर लगातार एक दूसरे से टकराती रहती है। और इसीलिए आप देखेंगे जापान में छोटे बड़े भूकंप आते ही रहते हैं। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है इस टक्कर की वजह से कहीं पर, और भूकंप उससे आता है, भूकंप आएगा यानी कि धरती हिलेगी, वो प्लेट थोड़ी एनर्जी रिलीज करेगी तो सरफेस हिलेगा। ऐसे में ये जो पानी है सरफेस के ऊपर, ये जो पानी है ये बहुत भारी मात्रा में इस तरह से हिलेगा, जैसे आप किसी बाल्टी या टब में अगर आप टब को हिलाएंगे तो पानी में उथल पुथल होगी। उसी तरह से धरती के सरफेस पर जो पानी है ये बहुत उथल पुथल इसमें होती है। और ऐसे में वेव्स, बड़ी बड़ी वेव्स क्रिएट होती हैं, और इन्हें हम कहते हैं सुनामी, ठीक है। तो सुनामी बहुत बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं, जो कि समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप या फिर सीज्मिक एक्टिविटी की वजह से जनरेट होती हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस तरह से सुनामी वेव जनरेट होती है डीप ओशन में। यहाँ से अगर जनरेट होगी तो बहुत फास्ट ट्रैवल करेगी, और फिर जैसे जैसे सरफेस के शोर के पास आएगी, तट के पास आएगी, ठीक है, जैसे जैसे तट के पास आएगी तो ये स्लो होती जाएगी। और स्लो होने से इसके अंदर एक चीज़ होती है कि इसकी ऊंचाई बढ़ने लग जाती है, इन लहरों की ऊंचाई बढ़ने लग जाती है। तो एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि सुनामी की जो लहरें होती हैं वो डीप ओशन में जब जनरेट होती हैं तो बहुत फास्ट ट्रैवल करती हैं, तट के पास आने से ये कैसी हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं। दूसरी बात, ओशन के अंदर इनकी ऊंचाई कम होती है, लेकिन तट के पास जैसे ही आती हैं तो इनकी ऊंचाई बहुत बढ़ जाती है। इसलिए कई 100 फीट तक, ठीक है, कई 100 फीट तक आपको सुनामी की लहरें देखने को मिलेगी, ठीक है। और 800 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 700 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरह से डीप ओशन में ट्रैवल करती है बहुत दूरी तक, ठीक है। इसलिए आपने देखा कि जापान से लेकर अमेरिका तक ये वेव, ये जो लहरें हैं ये ट्रैवल कर लेती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुनामी की लहरों के बारे में वही बातें हैं जो हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही 2004 की एक सुनामी भारत के अंदर भी आई थी। आप मुझे बताएंगे उस समय जो भूकंप आया था वो कहाँ पर आया था, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे 2004 की सुनामी का केस स्टडी आप पढ़ेंगे और बताएंगे भूकंप उस वक्त कहाँ पर आया था जिस समय 2004 में सुनामी आई थी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर दूसरी बात कहता है कि ये जो सुनामी है, ठीक है, सारे ही भूकंप की वजह से पानी में सुनामी आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब जो भूकंप आया है जापान के अंदर, इससे सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। भूकंप से सुनामी आने के बहुत चांसेस हैं। तो यहाँ पर कहता है सभी प्रकार के भूकंप जो हैं उनसे सुनामी नहीं आती। कई चीज़ों पर कई फैक्टर्स पर ये चीज़ डिपेंड करती है कि सुनामी आएगी या नहीं आएगी। जैसे कि ओशन फ्लोर जो है, ठीक है, यानी कि जो समुद्र की सतह है उसकी शेप कैसी है, उस पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। उसके अलावा यहाँ पर अर्थक्वेक का डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, डायरेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करती है कि सुनामी आएगी या फिर नहीं आएगी। कई बार डीप ओशन में भूकंप आया, ठीक है, या समुद्र के नीचे भी ज्वालामुखी फटता है, उससे भूकंप आया। ऐसे में वेव जनरेट होगी, हो सकता है वो तट तक आने से पहले ही वो शांत हो जाए, एनर्जी लूज कर दे। तो इसलिए कहता है कि डायरेक्शन और जो डिस्टेंस है ये काफ़ी
यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट बातें जानी जापान में होने वाली ये जो क्राइसिस आई है इससे। जीएस पेपर 3 के अंदर ये कवर होगा, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। और भारत के अंदर जब सुनामी आती है, किसी भी तरह की बाढ़ वगैरह आती है या फिर डिजास्टर आती है, उससे निपटने के लिए क्या इंतजाम किए जाने चाहिए, किस तरह से प्रशासनिक लेवल पर स्ट्रक्चरल या फिर नॉन स्ट्रक्चरल तैयारी की जानी चाहिए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जीएस पेपर 3 के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आती है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें मेंस 2017 के अंदर यहाँ पर 2004 में आई जो सुनामी थी उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन 2017 में पूछा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सुनामी और या फिर कोई भी बड़ी डिजास्टर आती है तो वो कितनी ज़रूरी है, उससे जुड़े हुए जापान अगर क्या मेजर्स लेता है, किस तरह से जापान यहाँ पर इस क्राइसिस से जूझता है, कैसे जापान ने अपने आप को भूकंप इस तरह से भूकंप को मैनेज करा है इस तरह से कि 7 मैग्नीट्यूड के भूकंप भी जापान में बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं कर पाते हैं। ये भारत के लिए केस स्टडी है और भारत को सीखना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर दिल्ली जो है, दिल्ली भी एक हाई रिस्क एरिया में आता है, हिमालयन जो क्षेत्र है वो भी एक हाई रिस्क जोन में आता है। तो वहाँ पर हमें प्लानिंग की ज़रूरत है और सीख लेने की ज़रूरत है जापान से। उसके अलावा 2011 प्रीलिम्स का यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी 2004 की सुनामी पे आया है 2011 में, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर स्पेशल क्लासेस में मेरे साथ, ठीक है, क्रैश कोर्स करना है हिस्ट्री का, ठीक है, हिस्ट्री का क्रैश कोर्स करना है 2024 में होने वाले यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट तरीके से डिटेल में कवर कर रहे हैं। एंशिएंट हो चुकी है, मेडिवल चल रही है और फिर मॉडर्न भी की जाएगी 2024 के लिए। साथ ही में प्लस कोर्स में आप मेरे साथ 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री की कवर कर सकते हैं बहुत डिटेल में। अनअकैडमी का कोई सा भी कोर्स खरीदना हो तो कोड लगाएंगे SMK लाइव। साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा फाउंडेशन बैच पर 2025 के, जो कि आपको जीरो से तैयारी कराएंगे, बिल्कुल बेसिक से। सभी टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से जीरो से 2025 के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल चाहिए, GS और CSAT की तैयारी, 1-on-1 मेंटोरशिप मिलेगी, लाइव क्लासेस, डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। 5 जनवरी से बैच की शुरुआत होने वाली है। कोड लगाएंगे SMK लाइव अगर आपको यहाँ पर एनरोल करना है तो। उसके अलावा यहाँ पर 2024 के लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, क्योंकि मॉक जो पेपर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। टोटल 30 टेस्ट यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, जिसमें 22 टेस्ट GS के होंगे, 8 CSAT के होंगे और यहाँ पर भी आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है। चलिए, उसके अलावा यहाँ पर अगर आपकी जानकारी में दोस्तों किसी का भी अगर मेंस 2023 क्वालिफाई हुआ है और वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो मॉक इंटरव्यू यहाँ पर फ्री में कंडक्ट करवाए जा रहे हैं अनअकैडमी के द्वारा। रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स आपको गाइड करेंगे। साथ ही में आपके डैफ यानी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म को, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को पढ़कर बताया जाएगा किस तरह के पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं। कोड लगाना होगा SMK लाइव, बिल्कुल फ्री गाइडेंस है इंटरव्यू के लिए। जाने से पहले हर बार की तरह इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, बहुत सिंपल है, पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस, इनमें से कौन सी संस्थान है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को भूकंप के जरिए से 4 सीज्मिक जोन्स में, अर्थक्वेक जोन्स में डिवाइड किया है, कि भाई कहाँ पर भूकंप ज़्यादा आता है, कहाँ पर कम आता है। अगर आप देखेंगे भारत को तो आपको इसमें जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 आपको मिलेगा, ठीक है। कमाल की बात है, जोन 1 में भारत का कोई भी एरिया नहीं आता है, तो जोन 1 आपको नहीं दिखेगा, जोन 2, 3, 4 आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हिमालयन जो एरिया है ये आपको जोन 5 हाई रिस्क कैटेगरी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताएंगे कौन सी संस्थान है जो कि कैटेगराइज करती है भारत को 4 सीज्मिक जोन्स के अंदर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।